पहले ये समझ लो। शुरू करूं? जमीना कर दो कर दो। अच्छा, सीन ये क्या हो रहा है कि यहाँ जो 100 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक है ये नेक्सस के बोर्ड से मिल रही है आपको, जो कि आपके पास क्लॉक जनरेटर में जाएगी और आपके 7 सेगमेंट कंट्रोल में जाएगी। I2C 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ है, एक I2C मास्टर, एक क्लॉक जनरेटर और एक 7 सेगमेंट कंट्रोल। ठीक है, ये 3 मॉड्यूल्स करते क्या ये आगे बताऊंगी। सिस्टम की क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज़ की जनरेट हो रही है, वो आपकी जाएगी क्लॉक जनरेटर को और 7 सेगमेंट कंट्रोल को। ठीक है, क्लॉक जनरेटर उस 100 मेगाहर्ट्ज़ से 200 किलोहर्ट्ज़ की क्लॉक जनरेट हो रही है और उसमें से 10 किलोहर्ट्ज़ जो है ना वो आपका SCL उसमें ड्राइव हो रहा है। अब आपके पास जो टेम्परेचर सेंसर ADT है ना, उसमें एक कंडीशन ये थी कि आपका जो SCL है ना वो मैक्सिमम 400 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी पर चल सकता है। 400 0 से लेकर 400 तक की फ्रिक्वेंसी दे दोगे तो आपके पास सेंसर चल जाएगा। ठीक है, तो सेंसर की क्लॉक पे मैंने 10 किलोहर्ट्ज़ दिए हैं, जनरेट मैंने 200 किलोहर्ट्ज़ करवाया है। किससे? बोर्ड की क्लॉक से, जो कि आपके पास थी मेन 100 मेगाहर्ट्ज़ की। ठीक है, बोर्ड की अपनी ये वाली है और मॉड्यूल के अंदर 200 है और डिवाइडर क्लॉक डिवाइडर यूज़ करके उसको 10 किलोहर्ट्ज़ जो है वो आपको सेंसर के पास जा रही है। ठीक है, और जो सिस्टम की क्लॉक है उसके आपका 7 सेगमेंट जा रहा है, जो कि आपके पास ये 7 सेगमेंट का है। अब टेम्परेचर सेंसर का ये सीन है कि टेम्परेचर सेंसर आपके पास दो तरह के मोड्स पे चलता है, या तो आप 16 बिट मोड पे चला लो या आप 13 बिट मोड पे चला लो। यहाँ जो I2C हम लोगों ने डिप्लॉय करा हुआ है वो आपका जा रहा है 13 बिट मोड पे। 13 बिट मोड में 13 बिट्स आपकी होंगी, 13 में से जो लास्ट, हाँ मुझे पता है, मैं तुम लोगों को 4 शो कर रही हूँ अभी। अच्छा जी, तो अब 13 बिट मोड में क्या होगा कि 13 बिट में से लास्ट वाली बिट आपकी साइन बिट होती है कि आपके पास टेम्परेचर नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसके लिए, तो उसको हम यूज़ नहीं करें, वो बिट आपकी 0 होगी। बाकी बची 12 बिट्स। ठीक है, उन 12 बिट्स में से LSB की लास्ट 3 बिट्स, बिट नंबर 0, बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, आखिर की 3 बिट्स आपकी स्टेटस बिट्स होती हैं। और बिल्कुल MSB वाली जो बिट होती है ना वो आपकी टूज कॉम्प्लीमेंट कन्वर्टर के लिए यूज़ हुई होती है, जो कि नेगेटिव को शो करेगी। ठीक है, समझ आई? 13 बिट्स थी, शुरू की 3 जो है आपकी फ्लैग बिट्स है, लास्ट वाली बिट जो है आपकी वो टेम्परेचर की बिट है कि आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो बता देगी। तो मेन काम की बिट्स कौन सी बची? बिट नंबर 4 से बिट नंबर 11 तक, क्योंकि 0 से 12 13 बिट्स, तो 0 1 2 आपकी स्टेटस की, बिट नंबर 12 आपकी साइन बिट और बिट नंबर 4 टू बिट नंबर 11 आपकी हो गई, जो कि आपके पास डेटा की बिट होंगी। अब आ जाते हैं, ये मॉड्यूल आ गया, ये आपने इनपुट्स बता दिए, क्लॉक 200 किलोहर्ट्ज़ की जनरेट हो रही है। पहले मास्टर समझ लो, स्टेट मशीन समझ लो, फिर बाकी मॉड्यूल्स पे आते हैं। रीसेट एक इनपुट दे दिया, SD आपका बाई डायरेक्शनल था, इन आउट कंसिडर कर दिया, और जिस तरह मास्टर I3C का था उसमें एक SDR डायरेक्शन का रजिस्टर बता दिया, जो कि आपके SDA को वही बात ड्राइव कर रहा होगा। एक काउंटर लगा दिया 4 बिट का। ठीक है, और एक क्लॉक मैंने जनरेट करा दी 1 बिट की। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ नीचे क्या हो रहा है कि ऊपर जो है मैंने रजिस्टर्स डिफाइन कर दिए, यहाँ से यहाँ तक की क्लॉक की लॉजिक है, ये बेसिकली क्लॉक जनरेट हो रही है आपकी 200 किलोहर्ट्ज़ की क्लॉक जनरेट हो रही है। अगर मेरे पास रीसेट आता है तो काउंटर जो है वापस 0 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और क्लॉक जो है आपकी लेवल लो से जनरेट होना स्टार्ट होगी। मतलब क्लॉक की जो पहली आपकी लेवल जाएगा ना वो लो लेवल एज से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगर आपके पास क्लॉक जो काउंटर है वो 10 बिट्स तक पहुंच जाता है तो क्या होगा, वो रीस्टार्ट हो जाएगा। 10 बिट्स तक क्यों होगा? क्योंकि आपके पास 200 किलोहर्ट्ज़ की मैंने क्लॉक जनरेट करवाई थी और उसमें से 10 किलोहर्ट्ज़ जो थे वो मेरे जा रहे थे आपके टेम्परेचर सेंसर के SCL पे। अब उसके लिए मैंने क्या करा कि अगर तुम लोग 1/टाइम नैनो सेकेंड की कन्वर्जन देखो ना, तो हर 10 क्लॉक एजेस के बाद आपका एक साइकिल काउंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं 200 किलो हर्ट्ज़ में से 2000 टाइम साइकिल्स लेके जाऊँ ना, तो वो मेरा I2C SCL पे 10 किलो हर्ट्ज़ वाली क्लॉक के लिए एक साइकिल कंसिडर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसके लिए मैं फॉर्मूला दिखा दूँगी कि ये 10 क्लॉक साइकिल्स 10 पॉजिटिव एजेस इक्वल टू 1 साइकिल। ठीक है, तो अगर आपके पास 10 जब एजेस आ जाएंगी तो फिर काउंटर आपका रीसेट हो जाएगा। ये आपका बेसिकली था क्लॉक का काउंटर। अब आपकी स्टेट्स क्या है? पावर अप हुआ, दिख रहा है?
एक मिनट वो करते हैं बड़ा। हाँ जाओ। सो आपके पास 28 स्टेट्स हैं टोटल। 28 स्टेट्स इस तरह है कि आपके पास पावर हुआ, फिर आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद आपका 8 बिट का स्लेव का एड्रेस जाएगा, 0 से 6 7 बिट का स्लेव का एड्रेस जाएगा, और 8 में से आखिरी जो बिट होगी ना वो आपकी रीड राइट बिट होगी। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक की होगी रीड राइट बिट में। अगर आप रीड करवा रहे होगे तो आपके पास बिट की वैल्यू 1 होगी, अगर आप राइट करवा रहे हो तो आपके पास बिट की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद आपका स्लेव जो है एक्नॉलेज भेजेगा, और एक्नॉलेज भेजने के बाद फिर वो 8 बिट का डेटा भेजेगा। अच्छा जी, अब एडीटी का जो सेंसर है उसमें ये सीन होता है कि आपके पास पूरा डेटा नहीं जाता, आपको सिर्फ एमएसबी और एलएसबी की बिट रिक्वायर्ड होती है। 8 बिट की आपकी एमएसबी होती है, 8 बिट की आपकी एलएसबी होती है। तो होगा क्या कि पहले आप पावर अप हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है, एस जब हाई था तो एस डी आपका हाई टू लो जाएगा। उसके बाद स्लेव का एड्रेस जाएगा, स्लेव का एड्रेस जैसे ही मास्टर ने स्लेव को भेजा तो स्लेव ने एक्नॉलेज करा और साथ ही 8 बिट की एमएसबी भेज दी। वो 8 बिट की एमएसबी यहाँ तक गई। उसके बाद मास्टर ने एमएसबी का एक्नॉलेज भेजा कि हाँ भाई मुझे अब एमएसबी मिल गई है। एक्नॉलेज इस तरह भेजेगा कि जब तक स्लेव कम्युनिकेट कर रहा होगा मास्टर के साथ ट्राई स्टेट में जाएगा, लेकिन जब मास्टर एक्नॉलेज भेजेगा तो वो उसको पुल डाउन कर देगा, तो एस डी आपका 0 हो जाएगा। दैट इज कि आपका एक्नॉलेज चला गया। नेक्स्ट अगर नॉट एक्नॉलेज भेजोगे आप तो आपके पास मास्टर पुल अप कर देगा, मतलब मास्टर की स्टेट बना जाएगी। वो अभी टाइमिंग उसमें दिख लेना सिमुलेशन में। मास्टर ने एमएसपी को एक्नॉलेज करा, उसके बाद स्लेव ने आपका 8 बिट का एलएसबी भेजा, और फिर मास्टर ने नॉट एक्नॉलेज भेजा कि मुझे भी पहला डेटा रिसीव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि मेरे पास पहली रीडिंग आ गई, नॉट एक्नॉलेज के बाद ये दोबारा वापस पावर अप पर चला जाएगा, मतलब ये लूप में कंटिन्यू चलता रहेगा। पहली रीडिंग आई, नॉट एक्नॉलेज भेजा, फिर दोबारा पावर अप पे गया, फिर दूसरी रीडिंग आई, दूसरी रीडिंग के लिए ये सारी चीज़ यहाँ तक आ जाएगी एलएसबी तक। उसको दूसरी रीडिंग का भी एमएसबी एलएसबी मिल गया, फिर दोबारा नॉट एक्नॉलेज भेजा। तो जितनी बार आपके पास लूप चलता रहेगा, हर बार आपके पास बीसीडी पे रीडिंग शो होगी आपकी। ठीक है जी। अब चूँकि हमारे पास टेम्परेचर सेंसर एक ही टेम्परेचर में हम कंटिन्यू रख रहे होते हैं, वो हम लोगों ने जब डिप्लॉय करा था तो हम एसी वाले रूम से बाहर लेके आ गए थे। लेकिन अगर आप एसी वाले रूम में रहोगे तो आपके पास रीडिंग तो सेम होगी, तो इवन तो आपके पास बार बार लूप चलेगा तो वैल्यू सेम रहेगी। अगर तो वैल्यू दूसरी डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर सेंसर तो लूप न्यू स्टार्ट होने के बाद वैल्यू आपकी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, आप मैंने एक रजिस्टर डिफाइन कर दिया जिसमें आपके पास स्टेट्स स्टोर होंगी। अब आपके पास ये पूरी स्टेट मशीन चल रही है कि भाई आपने स्टार्ट करा, ठीक है, और अगर काउंटर आपका 2000 पे है तो फिर आपने स्टेट स्टार्ट हुई और आपका सवेरा एक काउंटर। बात बताओ, ये सब तुम ये कोड वाली स्क्रीन पे रख के ही बता रही हो ना? हाँ, तुम्हें कौन सी शो हो रही है? वही हो रही है। अब मैंने स्क्रीन बड़ी करी है, तुम लोग को वो शो नहीं हो रही। रुको ज़रा। विंडो 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 विंडो, बड़ी वाली विंडो किधर है? ये बता तो दो, मैंने स्क्रीन इनलार्ज करी हुई है, ये वाली शो हो रही है अभी। सही है, ये आपकी स्टेट्स हैं, ये टोटल पावर अप, स्टार्ट, स्लेव का स्टार्ट के बाद स्लेव का एड्रेस गया यहाँ तक का, साथ आपकी रीड राइट बिट कर दी कि स्लेव को बताना है कि मास्टर रीड करना चाह रहा है या राइट करना चाह रहा है। फिर स्लेव ने एक्नॉलेज भेजा और एक्नॉलेज के भेजते ही साथ उसने एमएसबी 8 बिट की भेज दी। मास्टर ने एमएसबी को एक्नॉलेज करा और उसके बाद स्लेव ने एलएसबी भेजी, और फिर मास्टर ने नॉट एक्नॉलेज भेज दिया कि मेरे पास वही पहला डेटा रिसीव हो गया। जैसे मास्टर ने नॉट एक्नॉलेज भेजा तो वापस दोबारा से लूप स्टार्ट होगा सेकंड रीडिंग के लिए। ठीक है, और ये आपका लूप चलता जाएगा। ये स्टेट मशीन की वर्किंग है आपकी पूरी। ये बिल्कुल सिंपल सी वही चीज़ है जिस तरह आपकी मास्टर की जा रही थी कि भाई करंट स्टेट यह है, अगर काउंटर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, पावर अप की स्टेट थी, बिगिन हुआ। अगर काउंटर आपका 2000 है तो आप नेक्स्ट स्टेट पर चले जाओ, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेट आ गई। अगर काउंटर आपका 5 माइक्रो सेकेंड के बाद हर स्टेट आपकी अपडेट होगी। तो अगर आपका 2000 नंबर 4 डेसिमल में वैल्यूज गई है, उसको बाइनरी में लेके जाओगे तो ये तकरीबन आपका 9CF बनेगा। ठीक है, तो ये स्टेट मशीन देख लेना। अगर स्टेट मशीन की डिटेल में मैं नहीं जा रही, है वही सिंपल चीज़ है कि अगर ये वाला काउंट आता है तो नेक्स्ट स्टेट पर चले जाओ, वरना स्टेट पे रोको। अगर उसके बाद लास्ट में मास्टर ने नॉट एक्नॉलेज भेजा, नॉट एक्नॉलेज में अगर तो आपके पास
काउंटेड वैल्यू 2560 पे मौजूद है डेसिमल की, तो आप काउंट करना स्टार्ट कर दो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पर चले जाओ, ठीक है। अब बाई डायरेक्शनल का ये सीन है कि एस डी ए, ये आपकी असाइन स्टेटमेंट लिखी हुई है। वही चीज़ अगर आपका एस डी ए में स्टेट रजिस्टर में इन सब में से कोई सी भी वैल्यूज़ है तो आपका एस डी ए डायरेक्शन जो है उसकी वैल्यू 1 होगी, तो मतलब मास्टर इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। ओ बिट मेरे पास आउटपुट बिट है जिसके थ्रू मास्टर एस डी ए डी आई आर आउटपुट बिट को भेजेगा। आउटपुट बिट की वैल्यू आपकी एस डी ए पे रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आपके पास स्टेट रजिस्टर में से इन ये कोई सी भी वैल्यू मौजूद है तो आपका एस डी ए डी आई आर 1 है, मतलब आपके पास मास्टर इनिशिएट कर रहा है। अगर नहीं है तो आपका एस डी ए डी आई आर आपका 0 हो जाएगा। 0 से मुराद के मास्टर इनिशिएट नहीं कर रहा तो फिर आपका हाई इम्पीडेंस पे चला जाएगा। तो ये जो आपके पास स्लेव भेज रहा था और ट्राई स्टेट पे जा रहा है, तो वो वाली जो चीज़ है ना वो ये लाइन हैंडल कर रही है, ठीक है। और उसके बाद इनपुट बिट जो थी वो मेरे पास एस डी है, क्योंकि एस डी से इनपुट हो रहा है और मैंने एक टेम्परेचर डेटा का रजिस्टर बना दिया कि मेरे पास जो भी डेटा आ रहा है वो एक जगह सेव होता जाए। समझ आया यहाँ तक? अच्छा जी, अगर इसकी डिटेलिंग में जाना है ना तो जीशान एक यूट्यूब वीडियो मैंने शेयर करी थी, मैंने दोबारा शेयर कर दूँगी। ये कोई 50 मिनट की है, वो देखना समझ आ जाएगी तुम लोग को, उसमें ही उस वही ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। अब आपके पास क्या होता है कि अल्लाह भला करे, मुझे क्या बताना था, हाँ इस वक्त ADT का जो एड्रेस है डेटा शीट के हिसाब से कंडीशन ये है कि आपका स्लेव का एड्रेस यहाँ पे 0 हेक्साडेसिमल में 4B है। 4B का मतलब कि दोनों जो एड्रेस पिन्स हैं इस वक्त मेरे पास 0 पर मौजूद है, ठीक है। तो अगर 4B को तुम बाइनरी में कन्वर्ट कर दो तो 111000101 कुछ करके वैल्यू बनेगी, तो वो मेरा स्लेव का एड्रेस है। ये डेटा शीट के हिसाब से रिक्वायरमेंट थी कि ADT का एड्रेस आपका 4B होना चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेट करेगा। अब तुम लोग सिमुलेशन देख लो, बेहतर तो यही है मैं पूरी एंटायर स्क्रीन ही शेयर कर दूँ जी बार बार। अच्छा जी, तो अब सिमुलेशन पे आ जाते हैं हम लोग। कौन सा वाला था, क्या पता था, तो बल्कि पहले ये समझ लो 7 सेगमेंट और क्लॉक जनरेटर दिख रहा है, 7 सेगमेंट का टैब। अब मेरे पास BCD था, टेम्परेचर डेटा, जो मेरे पास मास्टर में मैंने एक डेटा का रजिस्टर सेव करवाया था ना, जहाँ पे मेरे पास स्लेव जो भी डेटा भेज रहा है वो रजिस्टर में सेव हो रहा था, वो मैंने यहाँ एज एन इनपुट इनिशियलाइज करा दिया। साथ में मैंने एक 7 सेगमेंट की 7 बिट की 7 सेगमेंट कर दी। अब नेक्सस ए बोर्ड पे ना 8 LCDs लगी हुई है, 888। अगर आप देखो ना तो वो टोटल 4 और फिर 4 8 है। राइट साइड वाली 4 आपकी कैथोड होती है जो कि नॉन एनोड बोल लो, और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट वाली आपकी लेफ्ट की तरफ अगर बोर्ड सामने रखो ना तो आप लोग का राइट बनेगा, मेरा लेफ्ट बनेगा। तो आखिर की 4 मैंने यूज़ करी, तो आखिर की जो 4 है वो मैंने ऑफ कर दी है, नॉन एनोड नॉट एनोड मतलब, ठीक है। और जो बिल्कुल राइट साइड की 4 है ना वो यूज़ हो रही है। अब उन 4 में से बिल्कुल लीस्ट वाली वैल्यू C आपका शो करेगा कि सेल्सियस है, उसके बराबर में डिग्री का छोटा सा स्क्वायर आ जाएगा, उसके बराबर में आपकी 2 वैल्यूज आ जाएंगी जो कि यूनिट टेंस 1 होती है ना, तो यूनिट वाली वैल्यू आपका वो छोटा सा बॉक्स शो करेगी डिग्री का सिंबल, ठीक है। और टेंस और वंस की वैल्यूज़ के लिए मैंने एक और वायर असाइन कर दी। अब मेरे पास टेम्परेचर का डेटा जो भी आएगा, अगर उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास टेंस की वैल्यू बनेगी टेम्परेचर डेटा की, और अगर उसी वैल्यू का मैं मॉड्यूलस ले लूँ तो उसके मॉड्यूलस लेने के बाद जो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा ना, वो रिमाइंडर मेरे पास वंस की यूनिट प्लेस पे आएगा। समझ आए? उसके बाद वही PCD में ABCDEFG करके जो आपके पास आते हैं ना, उन सब की वैल्यूज़ ये हैं कि अगर आपके पास 0 है तो ये, 1 है तो ये बिट ऑन करनी पड़ेगी। अगर तुम लोग मैंने कहाँ सर्च करा था, राइट गाइस, ये रहा, यहाँ यहाँ जाओ। आपके पास BCD में ABCDEFG करके ये वाली एनोड्स होते हैं, और इन एनोड्स को हाई रखने के लिए आपके पास ये टेबल होता है, 0 है तो ये, 1 है तो ये, तो ABCD, तो ये आपकी वैल्यू के हिसाब से ये सब चीज़ें यहाँ मैंशनड है, ठीक है।
अगर मुझे डिग्री का सिंबल ऑन कराना है तो मुझे ये वैल्यू देनी पड़ेगी एनोड्स को, और अगर मुझे डिग्री का सिंबल सी का सिंबल शो करवाना है एलईडी पे तो मुझे ये वैल्यू अगर मैं डालूँ तो मेरे पास ये वाले पार्ट्स कहाँ गया, देखिए इधर गया, ये देखो, तो ये वाले पार्ट्स ये चीज़ ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास मुझे दिख रहा होगा लेकिन खैर, तो ये काम हो रहा है आपका बीसीडी में। उसके बाद मैंने 3 बिट का एनोड और 3 बिट का एनोड टाइमर का रजिस्टर बना दिया कि मेरे पास ये जो वैल्यू है जब तक टेम्परेचर डेटा जो टेम्परेरी रजिस्टर है जब तक उसमें वैल्यू होल्ड हो रही है तब तक आप डिस्प्ले करते रहो, ठीक है। फिर आपकी भाई बोर्ड का क्लॉक गया क्योंकि बीसीडी आपका बोर्ड पे कनेक्ट था तो बोर्ड की क्लॉक से ड्राइव होगा। मैंने एनोड के लिए एक टाइमर बना दिया कि भाई एनोड का टाइमर जब आपके पास 1000 पे पहुँचे, 100 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक थी तो और 10 नैनो सेकेंड के लिए मुझे यानी 10 पॉजिटिव साइकिल्स के लिए ऑन कराना पड़ेगा, तो उसी कन्वर्जन ये थी। तो एनोड टाइमर जब आपका 0 होगा और उसके बाद आप एक इंक्रीमेंट कर दो तो आपके पास इंक्रीमेंट होता जाएगा, जैसे काउंटर इंक्रीमेंट करता रहेगा और जब तक आपके स्लेव उसके टेम्परेचर डेटा वाले रजिस्टर में वैल्यू मौजूद है तब तक आपकी बीसीडी पे वैल्यू रिफ्लेक्ट होकर डिस्प्ले होती रहेगी, ठीक है। और इसके बाद जो 4 एनोड्स मैंने ऑन करे थे उसके लिए ये है, अगर मुझे मंथ्स और इन दोनों की ना वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा टेम्परेचर हंड्रेड्स में तो जाएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट वैल्यू पे शो होगा। इसको अगर आप कमेंट आउट कर दो तो भी मसला नहीं है, मुझे सिर्फ इन दोनों से गर्ज है कि राइट साइड के 4 में से आखिर के 2 या शुरू के 2 बोल लो, जहाँ जहाँ मेरे पास डेसिमल वैल्यू शो होनी है उनको मुझे ऑन करना था, तो उसको ऑन करने के लिए मेरे पास ये वैल्यू थी, ये डेटा शीट आई है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कैसे स्टार्ट कर दिया कि अगर मुझे 0 शो कराना है, अगर वंस वाली वैल्यू पे यार तुम लोग को मैं दिखा दूँ 4 वाली बीसीडी बनी किधर है, डिग्री, तो यहाँ सी आएगा, ये डिग्री आएगा, यहाँ 10 वंस आएगा यानी यूनिट्स और ये टेंस। तो अगर मेरे पास वंस आएगा तो वंस में भी मुझे 1 डिस्प्ले कराना है, 2 डिस्प्ले कराना है, और टेंस में मुझे कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करानी है उसके लिए मैंने एक स्टेट बना दी और उस स्टेट की वैल्यूज़ मैंने यहाँ शो करा दी कि मुझे मंथ्स में क्या शो कराना है, कौन सा नंबर, मुझे टेंस में क्या चीज़ डिस्प्ले करानी है, और मैंने इसको एंड कर दिया। ये था मेरे पास 7 सेगमेंट। बस 7 सेगमेंट की कन्वर्जन याद कर लो, टेंस के लिए डिवाइड करेंगे और वंस के लिए आप मॉड्यूलस लेके जो रिमाइंडर का आंसर आएगा वो रिमाइंडर आपका वंस बनेगा। क्लॉक जनरेटर वही चीज़ है, 200 क्लॉक्स मैंने जनरेट करवाई है और वो 200 क्लॉक्स में से 100 मेगाहर्ट्ज़ जो है इनपुट है और आउटपुट उसका क्लॉक डिवाइड होकर 2000 पे जा 200 किलो हर्ट्ज़ पे जा रहा है, यानी 2000 हर्ट्ज़ पे जा रहा है, और उसको मज़ीद डिवाइड करके मैंने 8 बिट का काउंटर लगा दिया। 8 बिट का काउंटर के बाद रजिस्टर वैल्यू 1 कर दी तो मेरे पास क्लॉक हमेशा लेवल हाई से स्टार्ट हो गया और फिर ये आपका काउंटर चलना शुरू हो गया, ठीक है जी। ये थी आपका मास्टर का मॉड्यूल, सेगमेंट का मॉड्यूल, क्लॉक जनरेटर का मॉड्यूल। अब आ जाते हैं आपकी सिमुलेशन पे। अभी तक के कोई सवाल है या मैं भाग रही हूँ? हेलो, उड़ रही हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा तो रोक लो, और अगर पूछना हो तो बेशक दोबारा वॉइस नोट पे पूछ लेना, मसला नहीं है। पहले ये चीज़ देख लो, ये आपका फॉर्मूला होता है कन्वर्जन का, 1 अपॉन इनपुट क्लॉक। तो मेरे पास जो मैं क्लॉक जनरेट कर रही हूँ 2000 की थी, तो मेरे पास एक लेवल 5 माइक्रोसेकंड्स के लिए ऑन होगा और मुझे एससीएल को देनी थी 10 हर्ट्ज़ की, तो 10 हर्ट्ज़ मेरे पास एक लेवल उसमें से 100 माइक्रोसेकंड्स के लिए ऑन होगा। तो अगर 10 हर्ट्ज़ की क्लॉक को मुझे 100 माइक्रोसेकंड्स में मज़ीद डिवाइड करना है तो मेरे पास 50 आया 50 क्लॉक पल्सेस होंगी, वही जिशान वाली बात, क्या आपके पास जितनी देनी है उसका हाफ कर दो, तो 5 किलो हर्ट्ज़ मेरे पास हाफ पे जाएंगी, 5 किलो हर्ट्ज़ मेरे पास लो पे जाएंगी। और अगर आप सिमुलेशन वेव फॉर्म में देखो तो नैनो सेकेंड्स में चीज़ें शो हो रही हैं, तो अगर आप हाई इस वाली चीज़ को और इसके आंसर से डिवाइड कर दोगे ना तो आपके पास टोटल टॉगल वैल्यूज आ जाएंगी। 10 टिक्स का मतलब है कि 10 पॉजिटिव एजेस, तो हर 10 पॉजिटिव एज के बाद मेरे पास एक क्लॉक साइकिल होगी। तो इसी तरह अगर मुझे 200 क्लॉक हर्ट से 1000 किलो हर्ट्ज़ की क्लॉक बना रही हैं तो मुझे टोटल 2000 क्लॉक साइकिल्स चाहिए होंगे, समझ आई?
खैर यहाँ जो आई नो मुश्किल है, तुम लोग वैसे पूछेंगे नहीं इतना। तो जी ये आपका सिमुलेशन है, यहाँ देखो। अच्छा सरमीना, मेरा यहाँ मसला आ रहा है, मेरे पास ना ये डेटा मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँ ना वो उसको कैच ही नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ये तुमने किसको हेक्साडेसिमल से अनसाइंड में करना है? यार मुझे काउंटर की जो वैल्यू है ना इस पे क्लिक बस, करो, इस पे राइट क्लिक करो। नहीं नहीं, यार वो काउंटर पे। मैंने करके देखा है। हाँ, अब जाओ रेडिक्स में, नीचे ही रेडिक्स में, हाँ और नीचे। उस वक्त नहीं हो रहा हाँ, था। इस पे जाओ, इस पे करो, इस हो पे गया करो रुको अनसाइंड डेसिमल। हो गया। खोलो। बहुत शुक्र हो गया। खैर तो ये आपका 4 मिली सेकेंड्स के बाद पावर अप होगा बोर्ड। तो बोर्ड जब आपका पावर अप होगा तो तकरीबन ये आपका आएगा 199 समथिंग वैल्यू पे। इसको आप छोटा कर देते हैं। हाँ यहाँ देखो, यहाँ जो आपका ये आपकी स्टार्ट कंडीशन है, एस सी एल आपका हाई है, एस डी ए आपका हाई टू लो टॉगल हो रहा है। और जब एस सी एल की नेगेटिव एज थी, उस जब एस सी एल की नेगेटिव एज है ना, तो वहीं से मास्टर ने स्लेव का एड्रेस भेजना शुरू कर दिया। स्लेव का एड्रेस आपका यहाँ से यहाँ तक का गया, यहाँ से यहाँ तक आपका स्लेव का एड्रेस गया, ठीक है। जैसे ही स्लेव का एड्रेस गया, तो अब क्या हुआ, मास्टर ट्राई स्टेट पर चला गया। यहाँ तक एक क्लॉक साइकिल के लिए ये इतनी पार्ट, जो छोटू सा पार्ट है, ये स्लेव ने एक्नॉलेज करा। और उसके बाद फिर यहाँ तक पूरा जो है आपका एम का डेटा जा रहा है। अब चूँकि सिमुलेशन है तो डेटा क्या जा रहा है ये शो होगा नहीं, क्योंकि वो आपका BCD पे ही शो हो रहा है। जैसे ही आपका एक्नॉलेज के साथ एम रिसीव हुई, तो फिर आपने मास्टर ने एक्नॉलेज भेजा, मास्टर ने एक्नॉलेज भेजा कि मुझे एम रिसीव हो गई है, अब आप मुझे LS भेज दो। तो उसके बाद फिर दोबारा ट्राई स्टेट पर चला गया, और ये जितनी स्टेट इम्पीडेंस यहाँ तक शो हो रही है ना, ये आपका LSB का गया। जैसे ही LSB गई तो मास्टर ने एक क्लॉक साइकिल तक यहाँ तक क्या भेजी, नॉट एक्नॉलेज। जैसे ही नॉट एक्नॉलेज गया, आपके पास लूप स्टार्ट हुआ दोबारा से, और दोबारा से ये स्टार्ट कंडीशन आ गई I2C की। यहाँ तक आपका जो था नॉट एक्नॉलेज गया, यहाँ तक, ठीक है, क्लॉक के बिल्कुल मिडिल तक। और फिर जब SCL आया हुआ तो फिर से पावर कंडीशन आ गई, I2C स्टार्ट हुआ, फिर ये स्लेव का एड्रेस गया, उसके बाद फिर ये ट्राई स्टेट पे गया, MSB गई, फिर मास्टर ने MSB को एक्नॉलेज करा, फिर आपकी दोबारा LSB गई, फिर नॉट एक्नॉलेज गया, फिर दोबारा आपका लूप स्टार्ट हो गया, और ये चलता जाएगा। अच्छा जी, अब जब जब आपका ये चीज़ नॉट एक्नॉलेज का लूप स्टार्ट होगा ना, तो आपका काउंटर भी स्टार्ट होगा। तो छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, तो ये चीज़ आपकी रिपीट हो रही है। स्लेव जाएगा, ट्राई स्टेट पे गया, एक्नॉलेज गया, LSB गई, नॉट एक्नॉलेज गया, शुरू से शुरू हुआ। बस इतना सही है। ये रहा, काउंटर दोबारा से स्टार्ट हुआ। जैसे नॉट एक्नॉलेज गया आपका, तो काउंटर शुरू से स्टार्ट हो गया, और ये पावर की कंडीशन आपकी आ गई। यहाँ पे 2004 पे आपकी स्टेट 1 थी मास्टर में, अगर तुम देखो तो मेरे पास स्टार्टअप की जो स्टेट है वो 2004 गेम है ना, 2004 पे मेरे पास स्टार्टअप हुआ है। और फिर स्लेव का एड्रेस जाना शुरू हो गए आगे। स्टेट नंबर पे अगर तुम लोग देखोगे ना, ये सेम एक चीज़ कंसाइड हो गया। ये था आपका I2C। अब नेक्सस बोर्ड के बारे में कुछ बातें सुन लो। नेक्सस बोर्ड के बारे में बात ये है कि आपके पास नेक्सस बोर्ड जो है 3.3 वोल्ट से 3.5 वोल्ट तक इनपुट VDD सप्लाई करता है। बोर्ड की क्लॉक जो है वो वेरी कर सकती है, डिपेंड्स कि आपने यूआर्ट करना है क्या करना है, लेकिन जनरली 100 मेगाहर्ट्ज़ इज़ मैक्सिमम क्लॉक जो कि आपको नेक्सस दे सकता है। हम लोगों ने इनबिल्ट IC यूज़ इसलिए करी ताकि हमारी कॉस्ट बच जाए। अगर हम चाहते तो हम सेंसर ख़रीद के ला सकते थे, मैं सेंसर ले आऊँगी अगर तो मुझे मिल गया कि कहाँ रखना है, ठीक है जी। बाकी हाँ, बस ये 2 बातें काफ़ी हैं। और हम लोग जो है लगी हुई जो BCD है उसमें से आखिर के जो 4 सिग्नल्स है ना, 4 8 उसको यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले के लिए, बाकी के 4 हम लोगों ने ऑफ रखे हैं।
अब समझ आया I2C या सवालात हैं? I2C समझ आ गया, वो जो पॉजिटिव जीशान उसे डेटा जो है डिप्लॉय ना करने के लिए पॉजिटिव पे लेके आ रहा जाते है, हैं ना। SCL के पॉजिटिव पे। कंस्ट्रेंट्स समझना I2C के। हाँ छोटू से कंस्ट्रेंट्स है। ये देखो डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पावर अप स्टार्ट हुआ यहाँ तक, और सॉरी नेगेटिव पे ही डेटा है। निशान यहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है 0, मतलब एस क्लॉक की बीच से, नेगेटिव एच की हाफ पर से। तुमने नेगेटिव एच पे डाटा भेजा है और तुमने यहाँ स्टेट से कौन डेटा सी एच स्टार्ट पे है चेंज की है? जी। स्टेट कौन सी एच पे चेंज की है? दोबारा बोलो, पीछे शोर आ रहा स्टेट कौन सी एच पे शो है। चेंज की स्टेट है? आप यहाँ शो हो रहा है, काउंटर की जो वैल्यू है ना, अच्छा यहाँ स्टेट है। काउंटर की ओके। इंक्रीमेंट में नीचे वही तुम्हारी जिस तरह उसका था ना, अलग अलग सही सही बिट सही। का, तो उसको मैंने बंद करके यहाँ एक ही रजिस्टर में डाल दिया, और काउंटर का जो वेरिएबल है हाँ वो बेसिकली मैं आपको समझ गई, मैं स्टेट पूछ रही नंबर थी शो हो रहा एच है। एच कौन सी पे ट्रिगर हो रहा है। काउंटर की कौन सी एज पर ट्रिगर हो रहा है? हाँ नेगेटिव। सही। यहाँ से डेटा आपका आना शुरू हुआ, ये चीज़ आपकी एस, देखो यहाँ से डेटा आना शुरू हुआ है बेसिकली, ये चीज़ तो SCL की ये आपकी नेगेटिव एज है, और काउंटर की पॉजिटिव है। ज़मीन है, ये देख लो, ओके काउंटर का पॉजिटिव एज है, और आपका मुझे याद नहीं है, वैसे आपस की बात है, स्टेट मशीन में मुझे भी देखना पड़ेगा। I2C सोर्सेस, कंस्ट्रेंट्स पे आ जाते हैं। कंस्ट्रेंट्स देखने हैं आप लोग को? गाइस कंस्ट्रेंट्स दिख रहे हैं? जी जी यस। अच्छा जी, कंस्ट्रेंट्स ये जो हर बोर्ड के साथ ना एक उसकी कंस्ट्रेंट फाइल मिलती है जो कि बता रही होती है। अब कंस्ट्रेंट फाइल का मकसद ये है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर में जितने भी इनपुट्स और आउटपुट्स यूज़ करे हैं ना, वो आपकी बोर्ड की कौन सी एक्चुअल पिन पे जाके मैप होंगे। कंस्ट्रेंट्स का काम बस सही है, ठीक है जी। हर बोर्ड के साथ उसकी कंस्ट्रेंट्स की फाइल मिलती है, जिसमें आपके पास डिफाइंड होता है कि कौन सी पिन किस काम की है और उस पिन का नाम क्या है। अब जितना ये पर्पल में लिखा हुआ है ना, ये आपका सिंटेक्स है, पहली बात। तो हम लोगों ने क्लॉक सिग्नल जनरेट कराया, हमने प्रॉपर्टी सेट करी, पिन E3 बोर्ड की जो पिन है ना, वो आपकी क्लॉक जनरेट कर रही है, ठीक है जी। और T8 क्लॉक का था 10 नैनो सेकेंड्स के लिए, एक क्लॉक के लिए, और मेरी क्लॉक का नाम क्या है, सिस्टम क्लॉक पिन, ठीक है जी। और 100 मेगाहर्ट्ज मेरी कहाँ, और वो जो क्लॉक मेरी 10 नैनो सेकेंड्स की जनरेट करवा रही हूँ हर क्लॉक एज के लिए, वो क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज की जो सिस्टम की क्लॉक है उस पोर्ट से निकल रही है। अब ना नेक्सस में एक ऑसिलेटर लगा हुआ है, वो ऑसिलेटर बेसिकली आपका ये 100 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक को जनरेट कर रहा है, ठीक है। और उसी 100 मेगाहर्ट्ज वाली क्लॉक के ऑसिलेटर का नाम है सिस्टम क्लॉक पिन। तो ये जो 10 नैनो सेकेंड वाला मेरे पास पीरियड जनरेट हो रहा है, वो सिस्टम की क्लॉक से पर जनरेट हो रहा है, जो कि आपकी ऑसिलेटर से मिल रही है। और वो ऑसिलेटर जिस पिन के साथ कनेक्ट हुआ है, जो कि पिन आपके आगे जाके मजीद क्लॉक को फॉरवर्ड करेगी, उस पिन का नाम E3 है, ठीक है जी। LV CMOS 333 का ये सीन है कि आपके पास हर कंपोनेंट के नीचे या इंटरनल ना CMOS लगा हुआ होता है, जो कि 3.3 वोल्ट पे शो हो रहा था। जो 33 है ना, बेसिकली आपका 3.3 वोल्टेज शो कर रहा है। आपके पास लो वोल्टेज LV मतलब लो वोल्टेज CMOS है, जो कि 3.3 वोल्टेज पे काम कर रहा है, और वो बेसिकली पिन E3 ही है आपकी आउटसाइड पे। इनसाइड आपका 3.3 लो वोल्टेज CMOS है, और वो आपके पास वो पिन E3 इस क्लॉक हर सिस्टम की क्लॉक से कनेक्ट हुई हुई है, और ये सिस्टम की क्लॉक जो है 10 नैनो सेकेंड्स का पीरियड जनरेट कर रही है।
समझ आई? गाइस ये तो लाइनें समझ आई? सज्जनों और देवियों, क्या आपको मेरी बात समझ आई? आ गई। चलो सर, बस ये देख लो कि एलवी सीमॉस जो है ना आपका लो वोल्टेज सीमॉस है, हर जगह यूज होगा, हर पिन के नीचे यूज होगा। और चूंकि हम 3.3 वीडीडी इनपुट जा रहा है आपके एलईडी को, तो इसीलिए यहाँ पे 333 लिखा हुआ है। ओके भाई, फिर एलईडीज मेरे पास ब्लिंक होंगी, तो मेरे पास तकरीबन ये आपकी 8 एलईडीज है, क्योंकि वो जो एक का सिग्नल बन रहा था 4 ऊपर के डब्बे के लिए, 4 नीचे के डब्बे के लिए, तो वो 8 एलईडीज की पिन हैं। वही चीज़ की पिन H17 K15 पिन का नाम है, और जो है वो स्टैंडर्डली इस सीमॉस के इस वोल्टेज पर ड्राइव कर रही है। फिर उसके बाद मैंने एक रीसेट के लिए बटन लगा दिया। इस सेट प्रॉपर्टी डायरेक्टली पैकेज की पिन है, मतलब बोर्ड की पिन है N17, ठीक है, उसके अंदर अंदर का ये सामान है, और वो जो है आपकी रीसेट से कनेक्टेड है। बोर्ड पे रीसेट का बटन होगा, ठीक है, उसकी पिन ये है, और वो बटन आपका रीसेट के लिए इस्तेमाल होगा बेसिकली। फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले, क्योंकि जमीना अगर याद हो आपका, तो जब आप बोर्ड कनेक्ट करते हो तो वो 7 एलईडीज ब्लिंक कर रही थी आपकी लाइन बाय लाइन, इंडिकेटिंग कि बोर्ड आपका हाँ पावर हाँ अप हो हाँ। गया। तो वो पावर अप की 7 एलईडीज ये हैं, ओके। ठीक है। और ये वाली जो सही। चीज यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ है ना, यह आपकी हाँ। बीसीडी है। बीसीडी के अच्छा। शुरू के 8, बीसीडी के आखिर के 8। 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है मेरे पास, ये है पिन नंबर्स जहाँ ये सारी पिन के बाद असाइन की हुई है। अच्छा जी, मैंने जो है ये वाली चीज़ आपकी कमेंट आउट करी हुई इसलिए क्योंकि बेसिकली आपका डिप स्विच होता है। अगर तुम लोग यहाँ आओ ना, यहाँ देखो, तो ये आपकी एलईडीज है, तो हम ये वाली चीज़ तो नहीं यूज़ करें, तो ये तो कट गई, ठीक है। ये 4 आपकी यूज़ हो रही है, ये आपकी वंस के लिए है, ये आपकी टेंस के लिए है, ये वाली चीज़ आपकी डिग्री शो करेगी, ये आपकी चीज़ सी का सिंबल शो करेगी, ये आपकी स्विचेज है, और ये आपकी एलईडीज है यहाँ वाली। समझ आई? यहाँ आपका सेंसर लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। रीसेट का बटन आपका ये रहा, यहाँ लिखा है। पावर आप जो है वो कनेक्ट करोगे इधर से, अल्लाह भला करे आपका ये रहा। ये आर्ट तो खैर नहीं, आपको चाहिए होगा पावर का, पावर की केबल को देगी। ये बी टाइप कनेक्टर है, बैटरी का वर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये आपका यहाँ पे पावर कनेक्ट होगी। तो वही कंस्ट्रेंट्स में आपके पास कहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ तक पीसीडी के कंस्ट्रेंट्स है। 7 ये रहे, 7 ये रहे, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है, मैंने SCL और SDA की पिन है, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली डेटा और क्लॉक के लिए भी पिन चाहिए होगी। उसके बाद ये जो 2 पिन्स आपकी हुई हुई है कमेंट आउट, इसकी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ये जो है बेसिकली आपके पास टेम्परेचर इनपुट और क्रिटिकल टेम्परेचर, वो जो मैंने फ्लैग बिट्स की बात करी थी ना, 3 आपकी जो फ्लैग बिट्स थी जो कि मैं डेटा के लिए नहीं यूज़ करी, उनकी भी अलग पिन्स होती है, तो वो ये थी, ठीक है जी। अब मेरे पास एक और ये अलग से आ गई है पी ब्लॉक मास्टर। होता ये है कि जब आपके पास जितनी भी फिजिकल पिन्स है ना, आपके पास सॉफ्टवेयर या विवाडो ये करता है कि जितनी भी फिजिकल पिन्स हैं उनको कलेक्ट करके एक ब्लॉक में डाल देता है, और वो ब्लॉक आपका फ्लोर प्लानिंग में शो हो रहा होता है। ये पी ब्लॉक वाली चीज़ मुझे एग्जैक्टली अभी समझ आई नहीं, या तो 3 मॉड्यूल्स थे, मास्टर, सेगमेंट और क्लॉक जनरेटर ना, उसने उसके ब्लॉक्स जनरेट कर दिए अपनी फैब्रिक की इंटरनल मेमोरी में, बोर्ड की। ये उसके लिए है, इस पर कोई पिन वगैरह असाइन नहीं हुई थी, उसने बस अपने इंटरनल मेमो के लिए 3 ब्लॉक्स जनरेट कर दिए फैब्रिक में। समझ आ गई? हमारा मकसद यहाँ तक का था सिर्फ। पी ब्लॉक अगर ना भी ऐड करो तो मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होना चाहिए आपका, सही है। बाकी
स्लेब पे आ जाते हैं। ज़मीना तुम्हारा वाला स्लेब है। जो मैं फ्लोर प्लानिंग वाली बात कर रही हूँ ना, कि आपकी जितनी भी फिजिकल पिन्स होती हैं उसको वो जमा करके एक ब्लॉक में जमा कर देता है। तो फ्लोर प्लानिंग में जितने भी आपके पास कलर, पिंक कलर के जितने भी ब्लॉक्स शो होंगे ना, वो आपकी फिजिकल पिन्स होंगी। और जितने भी लाइट कलर, लाइट ग्रे या वाइट कलर के ब्लॉक्स होंगे ना, वो आपके क्लॉक्स होंगे। इवन होता क्या है कि आपके पास फ्लोर प्लानिंग में आरटीएल तो शो होगा ही होगा, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स वगैरह वो सब शो होते हैं। साथ ही आपके पास जितनी भी क्लॉक्स जनरेट हो रही होंगी, उन क्लॉक्स को वो एक वाइट कलर के लंबे बॉक्स से शो कर रहा होता है। और जितनी भी फिजिकल पिन्स होती हैं जो कि आपके पास अनचेंजेबल होती हैं, कि आपने एक बार सॉफ्टवेयर में डिफाइन कर दी तो डिफाइन कर दी, अनलेस और अनटिल आप कंस्ट्रेंट चेंज नहीं होते हैं, वो आपकी हार्ड कोडेड पिन्स होंगी। तो वो उसको ब्लॉक्स में, ई ब्लॉक्स में ले जाएगा। तो ये अगर तो हो जाता है तो भाई एक सोर्स से मत कर। इस नाश्ता के सारा तो तमीज से हो गया था ये। तो ये खुल गया, चलो जी खुल गया। क्या करता है, जब आप ओपन एलेबोरेटेड डिज़ाइन करते हो ना, तो आपके पास ये कुछ इस तरह की चीज़ आ जाएगी। तो ये आपकी पूरी फ्लोर प्लानिंग कहलाती है। यहाँ ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में लिखा रहेगा कि आप देख क्या रहे हो। अब वो जो फिजिकल ब्लॉक्स की मैं बात कर रही थी ना, वो जो मिस माजदा फरमा रही थी, वो ये थे। अगर तुम इस पर कर्सर होवर करोगे ना, लिखा हुआ है J10, पिन की पैडिंग है, पिन नंबर IOB है, और उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। मेन काम ये कि इसने जो आयो बैंक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है इनपुट आउटपुट बैंक। इसको अगर मैं करूँ ना, तो मेरे पास ये देखो 2 ब्लॉक्स बना दिए हैं इसने पैडिंग के। उसके एक्सेस ये हैं, X0Y30 बेसिकली आपके बोर्ड के लेआउट के हिसाब से चीज़ें हैं। और ये जो पिंक ब्लॉक है, इसके अंदर जितनी भी तुम्हारी पिन्स फिजिकली यूज़ हो रही है ना, वो इसके अंदर डिफाइंड है। उसको मैं मज़ीद अगर खोलना चाहूँ तो मेरे पास खुलेगा नहीं। उस वक्त भी मसला कर रहा था। अपनी स्मार्टसा ने रिकमेंड ये करा था कि मैं पी ब्लॉक यूज़ करके इसको मूव कर दूँ, लेकिन पी ब्लॉक मेरे पास यहाँ पे काम हो नहीं रहा, क्योंकि ये हार्ड कोडिंग है। और ये बोल रहा है कि अपनी मर्जी से जनरेट करेगा। तो ये इसी वजह से आपके पास ये जो टाइपिंग चीज़ दिख रही है ना, ये आपकी फिजिकल पिन्स हैं। यहाँ आ जाओ, ये जो राइट साइड पे है, इसके ऊपर कर्सर होल्ड करो, ये सारे आपके क्लॉक्स और चैनल्स हैं। ठीक है जी। ये आपकी GTP, अगर बिल्कुल लास्ट में देखो क्लॉक रीजन लिखा हुआ आ रहा है, ये सारे आपकी क्लॉक्स हैं। चैनल रो 6 में भी आपका क्लॉक जा रहा है, इस वाले फंक्शन को भी आपका क्लॉक जा रहा है। इवन के लास्ट में अगर आप देखो तो यहाँ भी क्लॉक आया। तो बिल्कुल कोने पे जो ये चीज़ है ना, लंबी लंबी, ये आपकी क्लॉक्स हैं। ये जो चीज़ है आपकी पिंक कलर की, आपकी फिजिकल पेन है। सेम वर्स फॉर यहाँ पे। तो यहाँ बीच में आपका कहीं क्लॉक, एक और एलिमेंट है जो कि क्लॉक यूज़ कर रहा है, ये वाली जगह। मतलब आपके पास यहाँ जो ये फ्लिप फ्लॉप लगी हुई है ना, ये पूरा रेक्टेंगल, यहाँ भी क्लॉक आपका बोर्ड पे जा रहा है। और ये बेसिकली बोर्ड का सॉफ्ट लेआउट। यहाँ अगर उसको मज़ीद और जूम इन कर दूँ, तो मेरे पास बफर्स वगैरह शो होंगे आपके, और एंड गेट्स वगैरह वगैरह जितनी भी हैं। तो बस बेसिकली ये होना पता होना चाहिए कि आपके बिल्कुल एंड पे लंबी लंबी जो चीज़ें होती है ना, ये लंबे रेक्टेंगल्स, ये आपके क्लॉक्स होंगे। और जो आपको बेढंगा सा बड़ा सा पिंक कलर का नज़र आएगा, ये आपका जो होगा लंबा करे फिजिकल पिन्स होंगी। फ्लोर प्लानिंग में बस यही है। और यार एक और भी था ना, जो हमारे पास पूरा बोर्ड बना हुआ है, उसमें हाँ गोल हाँ, गोल पिन बने हुए आ थे। रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। ये थी आपकी फ्लोर प्लानिंग। अब आती है एक और आपकी इनपुट आउटपुट प्लानिंग। ये इधर XO Y1 XO Y3 XO Y2, ये रहा।
यार वो वाइट था XO Y1। हाँ वो आपकी क्लॉक थी XO Y1 में। ये देखो, ये वाला वाइट बॉक्स बोल रहे हो? ये वाइट बॉक्स नहीं है, आपका कर्सर है। मैं अगर मैं रीजन क्लिक करती हूँ तो वो बता देगा, और रीजन में चल क्या रहा है वो भी बता देगा कि क्लॉक रीजन है। यहाँ भी आपके इस कंपोनेंट को भी क्लॉक जा रही है। इसको मैंने एलिमेंट सेलेक्ट करा तो ये वाइट हो गया। कर्सर होवर करा तो मुझे बता दिएगा ये एक स्लाइस है और क्लॉक रीजन XO Y1 में यूज़ हो रहा है। अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो ये भी मुझे बताएगा कि ये आपकी DSP है और इससे नीचे वाली DSP की स्लाइस थी। अगर मैं इधर आ जाऊँगी जिस ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करूँ तो ये मुझे बता देगा ये स्लाइस नंबर ये है। DSP स्लाइसेस बने हुए होते हैं और हर स्लाइसेस के अंदर आपके पास कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। DSP स्लाइसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे खुद ही पता कि एग्जैक्टली होती क्या है, लेकिन वो बेसिकली आपके ईजियर फंक्शनलिटी के लिए हार्डवेयर में चीज़ें ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ये CPLDs जिस तरह काम कर रहे होते हैं, FPGAs भी क्योंकि CPLD से ड्राइव over होते हैं, तो ये आपकी स्लाइसेस बनी हुई होती है इस तरह। सेक्शंस या रीजन्स भी बोल लो एक तरह से। ये एक ब्लॉक हो रहा है, ये दूसरा ब्लॉक है, सिलेक्ट करोगे तो वाइट हो जाएगा। सही है जी। लेकिन स्लेव में और I2C दोनों में आपके पास फिजिकल पिन यही, और एंड पे ये सारे आपके क्लॉक्स है। इवन ये भी आपके क्लॉक्स हैं। अगर मैं इसको जूम इन कर दूँ तो क्लॉक रीजन जो है ना वो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखो, ये पूरा आपका क्लॉक है। बाकी ये बोर्ड की डिटेल्स लिखी हुई है फिजिकल, जो कि मेरी समझ से बाहर है और मेरी नीश में भी नहीं है। अच्छा जी, ये आपकी थी फ्लोर प्लानिंग, लेआउट नाउ, IO प्लानिंग, इनपुट आउटपुट प्लानिंग। ये थी आपकी पिन्स कहाँ होती हैं या आपके इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स कहाँ होते हैं, ये वो बता रहा होता है। ठीक है जी। अगर ये बेसिकली देखो, वो जो था ना फ्लोर प्लानिंग, वो बता रहा था पिन्स क्या है और रीजन्स क्या है। ये आपका बताएगा कि कौन सी पिन कितने वोल्टेजेस पे काम कर रही है। बैंक 35 ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाई रेंज। ठीक है, यूज़र आपका I0 है और टाइप इसने बताई है। अगर मैं कैपेसिटर पे सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास ग्रीन जो कैपेसिटर है ये वाला, ठीक है, ये मेरे पास ग्राउंड है। तो फ्लोर प्लानिंग आपके पास पिन्स की डिस्क्रिप्शन बताती है, IO प्लानिंग आपके पास वोल्टेजेस वगैरह के बारे में बता देती है। यहाँ जो C लिखा हुआ है ये आपका कॉन्फ़िगरेबल पिन है, ठीक है, और ये VCC की पिन है और बैंक 0 डेडिकेट हुआ है। अगर तुम लोग नोटिस करो तो जो मैंने फ्लोर प्लानिंग में खोला था तो पिंक जो डब्बा था उसमें भी IO बैंक 0 लिखा हुआ था, यहाँ भी IO बैंक 0 लिखा हुआ है। तो उस IO बैंक 0 में जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली VCC के कंपोनेंट्स हैं। ये आपके ग्राउंड्स हैं, ये इनपुट VCC है। समझ आ गई? तो ये बेसिकली ये बता रहा है। और जिन पिन्स में कुछ भी नहीं है वो हाई रेंज की अनयूज्ड पिन्स हैं आपके प्लानिंग में। सिंपल इज दैट। और ये आपके बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से ABC चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये रीजन कलर्डली क्यों डिफ्रेंशिएटेड है ये मुझे नहीं पता। तो बस इतना याद रख लेना कि फ्लोर प्लानिंग आपकी पिन को बताती है, IO प्लानिंग जो है आपके अल्लाह भला करे वोल्टेजेस वगैरह को बताती है। तो दैट वुड बी इनफ। और अगर आप इधर आ जाओ, ये रहा, ये चीज़ पढ़ लो। एक बस सुनना पड़ेगा। हाँ, ये मुझे मिल नहीं रहा, मैं तुम लोग को भेजूंगी। मैंने कहीं किसी चैट में निकाला था, अब पता नहीं आ रहा। किसी कंफ्यूजन निकाल दो प्रॉब्लम शुरू ही हो रहा बोल रहा था। हम्म, तो बाकी क्या बचा हुआ हमारे पास? फ्लोर प्लानिंग समझ ली, वो चीज़ें समझ ली गाइस, और क्या रह गया?
राइट। जी पूछो। स्पाइक मुझे फिल्टर तो किस लगा में ये है? पूछोगे। स्पाइक फिल्टर एसबीआई के लिए, तुम तक एसबीआई पे अटका हुआ है। भाई आईसीआईसी के लिए स्पाइक फिल्टर कहाँ से आ गया? यार देखो, आपके ना आईटीसी की बेसिक्स में लिखा हुआ है कि एक आपका स्पाइक फिल्टर होता है आईटीसी में। हाँ बट हमने वो कोई मेंशन ही नहीं वो किया, तो हमने उनको पता कैसे मेंशन नहीं चलेगा? करा, लेकिन अगर उनको याद आ जाता तो हम बता देंगे कि जो हमने 50 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक यूज़ करी है ना आपकी, बेसिकली स्पाइक फिल्टर थ्रेशोल्ड वैल्यू है जो कि डिफाइन करेगी कि अगर इतनी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जा रहा है तो आई3सी होगा, इतनी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कम होगा तो आपका आई2सी है। हमारे पास भाई स्पाइक फिल्टर क्या है तो कि ये तो हम खुद आई2सी ही 1 निकाल लेंगे मेगाहर्ट्ज़ ना, पे का। हमारी क्लॉक चल किस पे रही है? 50 मेगाहर्ट्ज पे चली है, उसको डिवाइड कर दो 1 से, पता चल जाएगा क्या हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या स्पाइक है, इससे वही ऊपर तो जाएगा तो क्या सिंपल। होगा। सिंपल है ये तो, उस वक्त नहीं पता था खैर। भाई पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कहाँ गया। चैट में करते हैं ये, इसको पढ़ लो। आयो प्लानिंग। अच्छा मुझे ये बता दो कि एनालिसिस लगानी है पावर की रिपोर्ट में। लगा दो लगा दो। वो पावर हद होती है। भाई मैं तो कह रही हूँ, मैं ना बोर्ड ही चेंज कर देती हूँ, वापस अपना वाला बोर्ड कर लेती हूँ, उसमें पावर कम हाँ आ रही कर दो, थी। क्योंकि बोर्ड है के ना प्रोसेसर के इनपुट वो के कौन हिसाब सा से बोर्ड देखेंगे? बता देगा। अच्छा। लेकिन यार मैं अगर बोर्ड चेंज करनी है ना, तो जो मेरी कंस्ट्रेंट्स है ना उसमें क्रिटिकल वार्निंग ज्यादा हो रही है। यार हाँ, कंस्ट्रेंट्स आपके बोर्ड के हिसाब से चेंज होंगी ना, तुमने कंस्ट्रेंट्स की जो पिन है वो A7 के हिसाब से डिस्क्राइब है। हाँ कोई और 100 बोर्ड टी यूज़ के करोगे हिसाब तो से पिन किया था। नंबर चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। अब मसला ये आ रहा है कि जब मैं A100 वाला बोर्ड यूज करी ना, तो उसमें तो 10 क्रिटिकल वार्निंग्स आ रही हैं। लेकिन जब मैं दूसरा बोर्ड यूज करती हूँ ना, तो उसमें कोई 40 क्रिटिकल वार्निंग्स आ रही होती है। आई गेस 2.5% एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर है, मतलब क्या कर सकते हैं और। एफिशिएंसी कितनी निकली थी स्टैटिक बहुत मल्टीस्टेट पे? एफिशिएंसी है, बहुत है। एवरी पॉइंट काउंट्स भाई। देखो भाई, फ्लोर प्लानिंग आपको फिजिकल लेआउट बताएगा कि भाई फैब्रिक में आपके पास एलिमेंट्स कहाँ रखे हैं, डीएसपी मेमोरी ब्लॉक्स वगैरह वगैरह। और आईओ प्लानिंग आपका बताएगा कि मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, सिग्नल्स की। इन्वॉल्व सिग्नल्स के भाई सेंसर स्विचेस एक्सटर्नल डिवाइस में से आईओ क्या आ रहा है। तो टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स बता देंगे इसमें, और ये चीज़ देख लो बस। कनेक्शंस किस तरह हो रहे हैं, कौन सा ग्राउंड है, कौन सा कैपेसिटेंस है, ये जो चीज़ थी वो आपकी आईओ प्लानिंग बताएगी। और वो कैपेसिटेंस लगी भी कहाँ है वो आपकी फ्लोर प्लानिंग बताएगी। समझ आ गई? गाइस, ये मुझे मिल गया, अल्लाह लगा आपका। तो फ्लोर पैनल प्लानिंग में होता है कि सी जो है सीएलबी को बताएगा, एस आपका डीएसपी स्लाइस को बताएगा, तो जो ग्रे है वो आपकी ब्लॉक रैम्स होती है, ठीक है जी। और ये जो डायमंड्स है ना ब्लू, ये ये ब्लू वाली चीज़, ठीक है, या आपकी यूरेम्स और डीएसपी की रिसोर्सेज होती है। ये इसको पढ़ लेना, विवाडो आईपी फाइल ऑप्शंस के नाम से है। तो इसमें इसने डिस्क्राइब कर दिया था कि कौन सा बोर्ड क्या है। अगर याद रह जाता है तो देख लो, वरना ज़रूरत नहीं है इतनी खास। सही है। ओके और ओके, फ्लोर चलो मुझे एक प्लानिंग बात का बताओ। भी लिखा हुआ है इसी में। अभी तुम लोग ये आईपी हम पढ़ पैकेजिंग लेते रहती है हैं ना। पूरा। आईपी पैकेजिंग बता दो, एक बात बताओ। हाँ जी ये फरमाए। मास आई2सी का मास्टर का कोड तुम समझाओगी या अन समझाएगा? समझाएगा कौन? ज़रूरत थोड़ी है समझाने की। अबे नहीं ना, देखो प्रेजेंटेशन यार, में। समझा दूंगी, मैं समझा दूंगी, मसला नहीं है। कयान समझाता है, मोस्ट वेलकम। ओके, हाँ सही है। तुम समझा दो यार, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अपेंडिक्स में जो जो ऐड करना है वो देख लो ज़ीशान। बाकी गाइस, कितना था, क्या हुआ, मैसेज आया कोई? सुबह 6।
कल दोपहर 3 बजे तक भेज दो। पावर का कंटेंट तो मैं तुम्हें अभी भेजती हूँ। कल दो कल दोपहर 3 तक रिपोर्ट दे दो, कल शाम 6 बजे प्रिंटिंग के लिए भिजवाई जाएगी। अच्छा जी, डिप्लॉयमेंट जो है ना, मंडे को सुबह आ जाना सारे। तो मैं से जब बोर्ड लूँगी ना, तो डिप्लॉयमेंट को जो मैंने स्टेप्स लिख के भेजे हैं ग्रुप पे, वो मैं करके दिखा दूँगी, तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है? अभी इस तरह वर्बली बताने का फ़ायदा है नहीं। वहाँ लिखे हैं वो देख लो, मंडे को सुबह में मैं एक और बार चला के देखूँगी I2C फॉर द सेफ साइड ना। तो उस वक्त जब सब साथ मौजूद होंगे, तो अब देख लेना कि डिप्लॉय कैसे हो रहा है, ओके? ओके। सेकंड थिंग, अब देखो, अगर तुम लोग पावर वाली चीज़ें कंपेयर करो ना I2C और I3C की, ऑल्दो स्टैटिक पावर आपकी I3C कम ले रहा है, लेकिन I3C की डायनामिक पावर 0 है और I2C की डायनामिक पावर 0.003 है। हालांकि उल्टा होना चाहिए था। तो अब मैं ये सोचना चाह रही हूँ कि वो जो जितना पावर डायनामिक वाला है ना, वो उतना इसे यार स्वैप कर पहले दूँ। ये बात सर्च करो कि डायनेमिक पावर डायनेमिक एड्रेसिंग की वजह से ही आ रही है या ये कुछ और है। अभी कर सकता। वरना तो यार ये आगे ज़रा याद ठीक है। रखो, रिवार्डो IP फाइल ऑप्शंस के नाम से है। ओके। रिवार्डो तुम उसका IP लिंक शेयर कर दो ना, फाइल सिंपल। गुड आइडिया एक्चुअली। भाई, क्रिएट लिंक। लेकिन ये बोलो इमेजेस नहीं शो होंगी। अभी तो हमें नाम दो, पता याद रहेगा ना कि किस नाम से चाहिए, हम खुद भी हाँ, कर मैंने वैसे लेंगे। नाम भी भेज दिया। डायनेमिक पावर ना, मैंने एक्चुअली रिपोर्ट्स बना के जो रखी हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक पावर एंड रुको स्टैटिक ज़रा, पावर। मैंने रिपोर्ट्स बनाई थी जो तुम्हें कल रात निकाल के भेजी थी ना मैंने। हाँ। उसकी एक उसको वर्ड फाइल में डाल दिया था, और मैंने एक I2C को भी अलग वर्ड फाइल में डाला था कंपैरिजन के लिए। I2C रिपोर्ट पावर एक मिलेगा। मैंने I3C को भी I2C के नाम से ही रखा है। ये मेरे पास, हाँ, I2C I3C किया तो अच्छा जी। रैंडल वर्ड की फाइल ले नहीं रहा। स्टैटिक पावर होती है लीकेज की पावर, FPGA कितना, जब स्विचिंग नहीं है FPGA इडल होगा तो कितनी पावर ले रहा। और पावर कंज्यूमर, जब आप पावर कंज्यूम कितनी हो रही है जब आपके पास FPGA काम कर रहा है।